हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कि वेक्टर्स, जिसमें हम देखेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर किसे बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम देखेंगे होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस आपका इक्वेशन किसे बोलते हैं, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस आपका क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो आपका यूज होता है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। और आपका नेक्स्ट हम देखेंगे रो एशेलन फॉर्म, जो आपका फॉर्म होता है आफ्टर डूइंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। तो देखो वेक्टर क्या होता है, मैट्रिसेस हैविंग जस्ट अ सिंगल रो या कॉलम आर कॉल्ड वेक्टर्स। मैट्रिसेस जिसके पास सिर्फ एक रो हो या फिर एक कॉलम हो, जिसे हम रो मैट्रिक्स, याद होगा आप लोगों ने को हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपका। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके पास एक ही रो हो या एक ही कॉलम हो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे हमने लिखा, ये आपको गिवन है A1 A2 A3। तो ये इसके पास कितने रो हैं आपके, इसके पास सिंगल रो है और कितने कॉलम है 3। तो दिस इज योर रो मैट्रिक्स। से हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर रो मैट्रिक्स। सेम देखो एक और एग्जांपल आपको गिवन है 4 and 1/2। इसके पास कितने रो है 2, बट कॉलम कितने हैं आपके 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम वेक्टर भी इसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये A1 A2 A3 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पॉसिबल है। तो दिस इज कॉल्ड योर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। जो ये एलिमेंट्स हैं आपके, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं और जो मैट्रिक्स आपका रो या कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और जो वेक्टर होते हैं उसके जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। तो और इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते थे, लेकिन हम वेक्टर को किससे लिखेंगे, लोअर केस से। बट ये क्या होगा, बोल्ड फेस होगा। मतलब ये जो आपका ए लिखोगे, इफ दिस इज योर वेक्टर ए, तो ये आपका क्या होगा, लोअर होगा बट बोल्ड होगा ये। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इसके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 से लेके आपका n तक। b आपका इसका क्या है, ये भी एक आपका क्या कॉलम वेक्टर है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2 एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज योर मैट्रिक, दिस इज योर वेक्टर, रो वेक्टर एंड योर कॉलम वेक्टर। तो अब हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज योर लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको ध्यान से समझो। इसमें क्या बोला है कि गिवन एनी सेट ऑफ m वेक्टर्स, आपके पास क्या है, मान लो सेट S है जिसके पास क्या है, m वेक्टर्स है। क्लियर, विथ सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट। और ये m वेक्टर में एवरी वेक्टर के पास आपका क्या है, सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट है। फिर से समझो इसको कि सबसे पहले हमने एक सेट लिया, उस सेट में आपके m क्या है, वेक्टर्स है, और इंडिविजुअल वेक्टर के पास जो आपके कंपोनेंट है वो क्या है, आपके सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट है। मतलब मान लो कि ये m वेक्टर कौन कौन से है, A1 से लेके आपका क्या है, AM तक आपका m वेक्टर है। और इंडिविजुअली A1 को अगर हम देखें तो इसमें जो मान लो कि हम मानते हैं n कंपोनेंट्स है, आपके n कंपोनेंट्स है इसमें, तो आपके जितने भी A1 से AM है सबके अंदर आपके क्या होंगे, n कंपोनेंट ही होंगे। क्लियर है। तो उसमें उस केस में हम ये क्या बोलता है आपका, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको याद होगा कि किसी भी 2 फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं। मान लो कि 2 फंक्शन है f1x एंड f2x, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप कैसे लिखते हो, c1 टाइम्स f1x प्लस आप क्या लिखते हो, c2 टाइम्स f2x। ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपका m वेक्टर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, c1 a1 c2 a2 तक, कहां तक, cm am, जहां पे आपका C1 से लेके Cm क्या है आपका, एनी स्केलर है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। और लीनियर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पे पावर इसका क्या है, 1 है। सो दिस इज कॉल्ड योर लीनियर फंक्शन, ये लीनियर है आपका। तो यहाँ पे आपका अगर ये आपका क्या आया, वो आपका फॉर्म था, रिप्रेजेंटेशन था लीनियर, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। देन दिस, अगर इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, इक्वेट टू 0 कर दिया, तो इक्वेशन बन जाएगा। मतलब आपका, सो द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन दिस वन, c1 a1 c2 a2 टू cm am इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन था इक्वेट टू 0 करने से इक्वेशन बन गया। तो दिस इक्वेशन विल बी होल्ड इफ वी चूज ऑल cj 0। मतलब इसका क्या है,
यहाँ पे देखो इसके राइट हैंड साइड में 0 है, अगर इसको 0 होना है तो हमने ये कंसीडर किया, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी 0 होने की, यहाँ पे सारे एडिशन है, मतलब अगर इंडिविजुअल टर्म्स आपका क्या हो जाए 0 हो जाए तो एडिशन भी इसका 0 हो जाएगा। लेकिन A1 क्या है आपका वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स आपके क्या है, कुछ एलिमेंट्स वहां प्रेजेंट होंगे जो 0 नहीं है, तो यहाँ पे C1 से लेके CM को क्या होना पड़ेगा, ऑल शुड बी इक्वल टू 0, तब ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो हेयर 0 डिनोट, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, ये जो आप 0 लिख रहे हो देखो यहाँ पे सिंपल 0 नहीं है, 0 क्या है आपका एक नल वेक्टर है, नल मैट्रिक्स है, या फिर ये क्या होगा नल वेक्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नल मैट्रिक्स को हम नल वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे एक वेक्टर आपने किसको बोला जिसका या तो सिंगल रो हो या तो सिंगल कॉलम हो, तो इन सबको अगर ऐड करोगे यहाँ पे हर एक का आपका क्या होगा डायमेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे जो इक्वेट टू 0 करोगे वहां पे भी एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन आपके इसके इंडिविजुअल के डायमेंशन से आपका सेम होगा, तो यहाँ पे ये भी एक क्या होगा 0 ना होकर क्या होगा एक नल वेक्टर होगा। क्लियर है? सो दिस इज नल मैट्रिक्स दैट इज योर नल वेक्टर। तो ये 0 डिनोट द m वेक्टर्स विथ कंपोनेंट विल 0। क्लियर है? वहां पे भी आपके क्या होंगे m वेक्टर्स होंगे लेकिन उसके कंपोनेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे। तो यहाँ पे देखो जो आपका लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट आता है वो यहाँ से आता है, इफ दिस इज द ओनली m टपल ऑफ स्केलर फॉर विच आपका ये इक्वेशन को मान लो हमने 1 कंसिडर किया था, दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, वी कंसिडर दिस इक्वेशन एज 1। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट आप एक बार रीड करो उसके बाद मैं समझाऊंगी इसको। इफ दिस इज द ओनली m टपल ऑफ स्केलर फॉर विच वन होल्ड्स देन आवर वेक्टर a1 to am are said to be form linearly independent set या called them linearly independent, that is one hold for c1 to cm equal to 0। मतलब इसका क्या है, इसको देखो कि अगर आपका ये इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे जो भी a1 से am वेक्टर है इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे अगर आपका C1 से लेके आपका CM की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए। तो सारे ही वेक्टर एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअली सारे 0 हो जाएंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड योर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ओके पहले डिपेंडेंट देखते हैं और फिर से एक बार इसको हम समझेंगे। अदरवाइज इफ वन होल्ड्स विथ स्केलर्स नॉट ऑल 0, कुछ 0 हो सकते हैं बट सारे 0 नहीं है, वी कॉल दिस वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी कैन एक्सप्रेस एट लीस्ट वन ऑफ देम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। तो इसको फिर से हम समझते हैं, अगेन इसको हम देखते हैं। आपका इक्वेशन 1 ये था, ओके तो हम इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं। इक्वेशन आपका क्या था, C1 A1 वेक्टर 1 C2 वेक्टर 2 से लेके आपका CM AM इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आपका C1 से लेके आपका CM तक की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब आपस में इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक स्केलर की वैल्यू एनी स्केलर आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब, कंसिडर करो आपका कि सारे 0 है एक्सेप्ट C1 को छोड़ के सारे आपके जो स्केलर है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू C1 A1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? या फिर C1 को आप क्या लिख सकते हो, दैट A1 को क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर एक भी आपका 0 नहीं है तो मैट्रिक्स को वेक्टर को आपको 0 होना होगा, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वन विद द अदर। क्लियर हुआ? अदरवाइज वन होल विद स्केलर नॉट ऑल 0 वी कॉल दिस वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी कैन एक्सप्रेस at least one of them as a linear combination of the other। मतलब यहाँ पे क्या कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली ये आपका 0 है तो यहाँ पे C1 अगर आपका 0 नहीं है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, C1 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू, कंसिडर करो यहाँ पे C1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वेक्टर V जो आपका होगा वो क्या होगा, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हमने लिया है दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे C1 आपका 0 नहीं है तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C2 A2 डिवाइडेड बाय C1, मतलब C1 को आपने क्या लिखा, C1 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C1, C3 डिवाइडेड बाय C1 माइनस साइन। तो यहाँ पे मान लो उस कांस्टेंट को हमने KJ ले लिया, KJ आपका क्या है, KJ इज इक्वल टू आपका है माइनस ऑफ CJ डिवाइडेड बाय C1। क्लियर? तो K1 इक्वल टू माइनस C1 डिवाइडेड बाय आपका C2। सेम आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे J की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 2 और कहाँ तक जाएगा, ये M तक जाएगा।
तो इस तरह से आपने क्या किया, C1 को आपने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स। C1 को हमने रिप्रेजेंट किया कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ C2, A2, A3 एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड योर linearly dependent vector. This is your A1, not C1. This is your A1. This is called your linearly dependent set of vectors. So at least one member of the set is linear combination of the remaining member of the set. तो इस तरह से आपका एक मेंबर आपका A1 जो है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आपका रिमेनिंग मेंबर्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर। और अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो ऑल आर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर। क्लियर है? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो दैट द वेक्टर 1 2 3 2 -2 0 फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ये फॉर्म करता है। इसको इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 वेक्टर को कुछ इस तरह से लिखना होगा। C1 मान लो ये वेक्टर A1 लिया, प्लस आप क्या लोगे C2 A2। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने क्या लिया, C1 A1 प्लस C2 A2। अब देखो यहाँ पे इसको हमने 0 बोला था, लेकिन ये 0 नहीं है, ये क्या है, एक वेक्टर है और इसका डायमेंशन वही होगा जो यहाँ पे इंडिविजुअली किसी वेक्टर का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे C1 से अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट को, तो कंप्लीट आपका मैट्रिक्स का टर्म्स एलिमेंट जो है कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये C1 होगा, ये 2C1, ये 3C1, ये C2 आपका 2C2, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2C2 एंड 0 दैट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो एडिशन में देखें तो ये आपका इसका ऑर्डर कितना है, इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका नंबर ऑफ रो आपका 1 एंड कॉलम आपका कितना 3। तो ये आपका इसका भी क्या होगा, नल वेक्टर का आपका ऑर्डर 1 2 3, तभी तो आप इक्वेट कर पाओगे इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे इन दोनों को ऐड किए तो एलिमेंट बाई एलिमेंट एडिशन होगा। तो ये कितना होगा C1 प्लस 2C2, 2C1 माइनस 2C2 एंड 3C1 प्लस 0। तो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा, C1 प्लस 2C2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन देगा। इस तरह से ये आपका दूसरा इक्वेशन देगा और रिमेनिंग जो होगा ये आपका तीसरा इक्वेशन देगा, क्योंकि दोनों साइड आपको इक्वल करना है। तो यहाँ से मैं 3 इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से 3 इक्वेशन मिले तो C1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0। अब यहाँ पे C1 अगर 0 है तो C2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका ये जो आपने लीनियरली एक्सप्रेस किया था 2 वेक्टर को, दैट इज इक्वल टू 0। कब, जब दोनों इंडिविजुअली आपका स्केलर क्या है 0, मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। क्लियर हुआ? तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी वेक्टर आपको गिवन है उसको पहले आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाना है, इक्वल टू 0 करना है, और इक्वल टू 0 करने के बाद आपको यहाँ पे नल वेक्टर का आपका जो डायमेंशन होगा वही होगा जो इंडिविजुअल वेक्टर का होगा, और उसको इक्वेट करके इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आपको इसके जो स्केलर की वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है। अगर सारे स्केलर की वैल्यू आपकी 0 है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपका एक को आप दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हो, यानी स्केलर आपका 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट देखो आप, सो दैट द वेक्टर, आपको वेक्टर गिवन है, दिस इज 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 5 0 -7 फॉर्म अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको देखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू आपका, ये आपका क्या है, C1 V1 वेक्टर लिखोगे, C2 V2, C3 V3, C4 V4 लिखोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C1 V1 अगर लिखा तो यहाँ पर C1 और V1 की वैल्यू कितनी है, 2 3 -1 -1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 -1 -1 टाइम्स C1। सेम यहाँ पर C2 करोगे तो कितना होगा, C2 माइनस ऑफ C2 -2 इंटू C2, दिस इज -4 इंटू C2। सेम यहाँ पे 3 टाइम्स C3 माइनस ऑफ 2 इंटू C3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू C3 6 इंटू C4 5 इंटू C4 0 एंड -7 इंटू C4। ये हमने किया, दैट इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होगा नल वेक्टर्स का, ये क्या है 1 क्रॉस 4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। तो देखो इसको नेक्स्ट जो आपका सोल्यूशन इसका आएगा किस तरह से आएगा, इस तरह से आपको 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे। दिस इज योर 4 इक्वेशंस। तो इन 4 इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको C1 से C4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर C1 इक्वल्स टू 1 मिला, C2 इक्वल्स टू 1, C3 इक्वल्स टू 1 एंड C4 इक्वल टू -1। इसको आप सॉल्व करना, अपने से भी ट्राई करना। तो विच आर नॉट ऑल 0, तो यहाँ पे देखो इन चारों जो स्केलर की वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो गिवन वेक्टर फॉर्म अ लीनियर डिपेंडेंट सेट। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है वो लीनियर क्या है, डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी कैसी होगी वो वेक्टर का आप चेक कर सकते हो। अब देखो आपका ये भी होमवर्क है कि आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब V4 को अगर आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब एक वेक्टर को जो है
रिमेनिंग वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी v पर को हमने रिप्रेजेंट किया किसके टर्म्स में, v1 v2 v3। इसी तरह से आपके v1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, v2 को भी और v3 को, मतलब ये सारे आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ओके, क्लियर है। तो 2 होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपका कि आपको सो दैट द सेट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द 0 वेक्टर्स, ऐसा सेट लो जो सिर्फ 0 वेक्टर्स को ही कंसीडर करता है, ले लो जिसमें n कंपोनेंट्स है, इस लीनियरली डिपेंडेंट, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। दूसरा होमवर्क है चेक गिवन 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। इसको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, C1 A1 प्लस आपको C2 A2 प्लस आपका C3 A3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखो कि C1 C2 और C3 की वैल्यू कितनी आती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्या होता है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मैट्रिसेस अकर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉल्ड लीनियर सिस्टम। तो ये मैं फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी कि मैट्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो आपका किस में होता है, लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन में होता है। तो यहाँ पर देखो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, अ लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशन इन n अननोन। दिस इज योर m इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है आपका m, और अननोन कितने इंडिविजुअल इक्वेशन में आपके n है, दिस इज योर n। क्योंकि यहाँ पे अननोन आपका n है तो यहाँ पे x1 to xn आपका अननोन होगा, इज अ सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशन का क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा है, इसको ध्यान से समझो। ये इक्वेशन का एक फॉर्म है, a1 एक कोफिशिएंट है आपका a11 x1 प्लस a12 x2 से कहाँ तक a1n xn, दिस इज योर xn इक्वल्स टू b1। सेम ये आपका जाएगा a21 x1 प्लस a22 x2 से आपका क्या a21 xn, और ये आपका b2। इस तरह से हम लिखेंगे कितने आपके इक्वेशंस है m, तो यहाँ पे कितने इक्वेशन होंगे 1 से लेके 2 से लेके m इक्वेशंस am1 से, और इसके कंपोनेंट कितने हैं n। तो फाइनली जो ये वैल्यू आएगी कोफिशिएंट की, ये कोफिशिएंट क्या होगी amn xn, और यहाँ पे ये जो आपकी इक्वल टू की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू bn। तो मान लो इसको हमने कंसीडर किया ये आपका क्या है, इक्वेशन 1 है। तो ये है आपका लीनियर सेट ऑफ इक्वेशन। अगेन इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि x का पावर यहाँ पे देखो कितना है आपका 1 है, x1 x2 x3 से लेके xn सब का पावर आपका 1 है। तो दिस इज इक्वल योर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपका a11 a12 amn जो होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड योर कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। ओके, एंड सोल्यूशन ऑफ 1 इज अ सेट ऑफ नंबर। इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका इसका सोल्यूशन क्या होगा, x1 से लेके xn तक आपका जो भी नंबर होगा सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही इसका सोल्यूशन होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अ सोल्यूशन ऑफ 1 इज अ सेट ऑफ नंबर्स x1 to xn that satisfy all the m equations। करेक्ट है, वो सारे m इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। A solution vector of 1 is a vector x whose component form a solution of 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस है x1 से xn तक, तो ये क्या है, सॉल्यूशन वेक्टर होगा 1 का, इज अ वेक्टर x, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, x में कहां से कहां तक होंगे, x1 से लेके आपका xn तक, whose component form the solution of 1। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखें कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कितने या सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि होमोजेनियस सिस्टम किसे बोलते हैं। ये आपका इक्वेशन गिवन था, ये आपका इक्वेशन था। अगर इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे ये b1 था आपका, ये b2 था, ये bn था, लेकिन इसमें अगर इफ ऑल द बीजेस आर 0, अगर सारे बीजे की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन 1 इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम, और इससे जो इक्वेशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन। दिस इज योर होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, देखो नो कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट 0 इज आल्सो कांस्टेंट बट दैट कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इफ सिस्टम 1 इज होमोजेनियस इट हैज एट लीस्ट, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सिस्टम 1 लिया था जहां पे यहाँ पे b1 b2 bm था, तो अगर सिस्टम 1 को होमोजेनियस होना है तो इट हैज एट लीस्ट अ ट्राइवियल सोल्यूशन। ट्राइवियल सोल्यूशन किस सोल्यूशन को बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिसमें x1
x2 से लेके xn सबकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि अगर ये सारी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, इस इक्वेशन में अगर सारी वैल्यू आपने जीरो पर पुट कर दी तो देखो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब एक ये जो ट्राइवल सोल्यूशन है ऑलवेज पॉसिबल है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। जब अगर इस साइड आपका जीरो है कंप्लीट, तो यहाँ पे अगर x1 से xn आपने जीरो पुट कर दिया तो हर एक इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर ट्राइवियल सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या बोलते हैं। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन या नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है इफ एटलीस्ट वन बीजे इज नॉट जीरो। तो आपका अगर एक बीजे जीरो नहीं होगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा ट्राइवियल वाला। देन वन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम से हमने इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडलिंग करके इक्वेशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है और उस मैट्रिक्स के फॉर्म के बाद हमें क्या करना है, उस सिस्टम में जो भी अननोन की वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल यूज होता है आपका मैथमेटिक्स का, जो आप देखते हो। जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस एंड डायनेमिक कंट्रोल देखा, तो वहां पे आप देखते हो सिस्टम होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं, और आपको क्या करना पड़ता है, आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आपका क्या प्रेजेंट स्टेट के टर्म्स में। तो इस केस में देखो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज अ सिंगल वेक्टर इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अभी वहां पे m इक्वेशन था उसको छोड़ देते हैं, ये लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस की थी, अभी फिर बताती हूँ कि मान लो आपका एक इक्वेशन कुछ इस तरह से आपने लिखा a1x, x1 ले लो, a1 x1 a2 x2 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ले लो b1 ले लो। नेक्स्ट लिखो आप दिस इज इक्वल टू 1 1 1 2 ले लो, दिस इज 2 1 x1 प्लस 2 2 x2 इज इक्वल टू b2। तो देखो ये टू इक्वेशंस है, तब इससे जनरल आप समझ जाओगे किसको हमने कैसे लिखा। तो अगर इस इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। अगर इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से हम लिखे a11 a12 a21 a22, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा है x11 x2 एंड दिस इज इक्वल टू b1 एंड b2, दिस इज इक्वल टू योर b1 एंड b2। तो देखो अगर इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया तो क्या इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेट करते हैं तो क्या हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। देखो a11 x1 प्लस a12 x2, ये पहला आपका क्या होगा, पहला रो फॉर्म होगा एंड दैट रो वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर दैट इज इक्वल टू b1। सेम यहाँ पे देखो a21 x1 प्लस a22 x2 इक्वल टू b2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पे a जो होगा x क्या होगा और b क्या होगा वो हम देखते हैं। यानी हमने लिखा ax इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे आपका a जो होता है, a आपका सारे उसके कोफिशिएंट होंगे, कहां से कहां तक, a11 से लेके amn तक। क्लियर है। और इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n, एंड दिस इज कॉल्ड योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स फॉर्म होगा आपका उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड a इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, a आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो कोफिशिएंट की अगर वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इक्वल टू जीरो, तब तो इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। नेक्स्ट देखो आपका x जो होगा, आपका x आपका क्या है, अननोन है, x1 से लेके xn तक n कंपोनेंट। तो x1 से लेके xn क्या है, कॉलम, ये आपका क्या है, एक कॉलम वेक्टर है, ये आपका एक कॉलम वेक्टर है हैविंग n कंपोनेंट्स। b जो आपका होगा b1 से लेके bm तक, यहाँ पे देखो ये xn है 1 से लेके n तक, ये कहा b1 से लेके आपका bm, ये भी कॉलम वेक्टर है और यहाँ पे m कंपोनेंट्स होंगे उसमें। अब यहाँ पे देखो एक और मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ये जिसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, और इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड योर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये आपका कैसे फॉर्म होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और b। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिखते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये आपका पार्टीशन नहीं होता, बस दिखाने के लिए कि इसमें टू एलिमेंट्स है, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और इसके जो b1 से bm की वैल्यू है, इसलिए दिस इज कॉल्ड योर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, सॉरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड b1 का फॉर्म। तो इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स डिटरमाइन द सिस्टम वन कंप्लीटली।
डिटरमाइन किसी भी सिस्टम को हम बोलते हैं डिटरमाइन द सिस्टम कंप्लीटली। इसका क्या मतलब है कि उस सिस्टम के हमें सॉल्यूशंस नोन है, हम उस सिस्टम के सॉल्यूशन को क्या है डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट्स कंटेन्स ऑल द गिवन नंबर अपेयरिंग इन इक्वेशन 1। जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन यूज किया था उसमें जितने भी आपके नंबर्स है, देखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में वो सारे नंबर्स हैं, x1 से xn को छोड़ दे तो ये सारे आपके क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये b1 से लेके आपका bm। तो इस तरह से आपका आर्गुमेंट मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इफ अब सिंपल एग्जांपल से हम पहले समझते हैं कि कितने टाइप के आपके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पॉसिबल है। मान लो कि m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स है, एंड इसके कारण हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगा कुछ इस तरह के फॉर्म में फॉर्म होगा। और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन के बेसिस पे पहले इसको हम समझते हैं कि मान लो हमने हमारे पास पहला इक्वेशन जो होगा 2 इक्वेशन 2 अननोन में आपका ये है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो x1 और x2 का। तो अगर इसको प्लॉट करना है ग्राफिकली तो ये जो लाइन है ये क्या होगा आपका x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या होगा x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आपका लाइन जो होगा ये वाला लाइन होगा, इक्वेशन 2 आपका ये लाइन है, क्लियर है। और अगर इस लाइन को आपने प्लॉट किया तो ये इसका ये लाइन है, मतलब ये दोनों जो लाइन है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब इसका एक सोल्यूशन पॉसिबल है पॉइंट P पे, क्लियर है। जब दो इक्वेशन आपका इंटरसेक्ट हो आपका एक सिंगल पॉइंट पे तो आपका वन सोल्यूशन पॉसिबल है, और वो सोल्यूशन आपका क्या हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ 2 लाइंस। अब नेक्स्ट देखो आपका एक पास और इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी दोनों इक्वेशन तो आपका सेम है, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, ये आपका फॉर्म होगा। देखो रेड एंड ब्लू में, मतलब इसका क्या है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है इसका, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कोलाइड्स हो रहा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट एक था लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कितना है इनफाइनाइट है, मतलब इस केस में आपका क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 गिवन है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इसका क्या है ये तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 भी है और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 भी है। तो अगर इसको ऐसे भी देखें तो ये क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ऐसे भी अगर इसको हम प्लॉट करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, तो ये आपका क्या है x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2। और ये लाइन को अगर देखो तो ये लाइन आपका इस तरह से है, मतलब ये दोनों लाइन जो है आपस में हमेशा क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे, मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, और जब ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपको क्या दिखा कि हमारे पास जो है 3 पॉसिबिलिटी है आउटपुट आने की सिस्टम के। एक क्या है, या तो उसके पास 1 सोल्यूशन हो, या तो उसके पास क्या हो, दूसरी क्या है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, या तो उसके पास क्या हो कोई भी सोल्यूशन नहीं हो, क्लियर है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखो, इफ द सिस्टम इज होमोजीनियस, अगर सिस्टम आपका होमोजीनियस है इसका क्या मतलब है ax इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा, b आपका 0 होगा। तो इस केस में केस जो c था हमारा जहाँ पे ये 1 है विल नेवर हैपन, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। जब ये दोनों ही 0 हो जाएगा तो ये क्या केस आ जाएगा आपका केस b चला जाएगा, because then this two straight line passes through the origin whose coordinate 0 0 constitute the trivial solution, मतलब उसके केस में क्या हो जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा उसका 0 0। अगर ये दोनों इक्वेशन को देखें तो ओवरलैप में ये क्या हो जाएगा आपका एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब अगर आपका होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये केस कभी भी नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, क्लियर है। केस सी विल नेवर हैपन इफ द सिस्टम इज होमोजेनियस सिस्टम, क्लियर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो ये हमने 2 इक्वेशन के लिए देखा, तो हमें इजिली सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। मान लो नंबर ऑफ इक्वेशन आपका इंक्रीज होता जाएगा तो आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले जो उससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है पहले ये समझो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, जिसे हम रो इक्विवेलेंट सिस्टम भी बोलते हैं, रो इक्विवेलेंट सिस्टम। ये ऑपरेशन जब हम किसी सिस्टम में करते हैं तो वो सिस्टम आपका रो इक्विवेलेंट सिस्टम हो जाता है, जो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको समझना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है और रो इक्विवेलेंट सिस्टम से कैसे रिलेटेड है। तो इसमें आपके 3 ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, दूसरा एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर रो। एक एक इसको समझेंगे, पहले दिस इज योर स्टेटमेंट, तो पहले इसके स्टेटमेंट को देखो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट सी। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ले लो,
1 2 आपका दिस इज 1 3, दिस इज A 2 1, दिस इज A 2 2, A आपका 2 3, दिस इज इक्वल्स टू A 3 1, दिस इज इक्वल टू A 3 2 एंड दिस इज इक्वल टू A 3 3। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, रो इक्विवेलेंट सिस्टम आपका कैसा सिस्टम या फिर रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन पहले क्या होता है कि आप इंटरचेंज ऑफ टू रोज कर सकते हो, किसी भी टू रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, मतलब आपका मान लो रो 2 में हम चेंजेस कर सकते हैं, रो 2 में हम चेंज कर सकते हैं एक कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डिफरेंट रो, R1 ले लेते हैं। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट C, किसी भी रो में हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं एक नॉन जीरो कांस्टेंट K से। तो दिस ऑपरेशन आर फॉर रोज नॉट फॉर कॉलम्स। मैं इसको बताऊंगी कि ये ऑपरेशन सिर्फ रो के लिए है, कॉलम्स के लिए नहीं है, इसलिए इसका नाम भी आपका क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कॉलम में अगर हम करते हैं ऑपरेशन तो हमें क्या दिक्कत होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। हेंस दिस रो इक्विवेलेंट सिस्टम कॉरस्पॉन्ड टू फॉलोइंग। तो इसको करने के बाद आपको जो आउटपुट होगा वो होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर इक्वेशन। उससे आपका क्या होगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह से चेंजेस किया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में तो आपका क्या होगा, इक्वेशन में चेंजेस होगा, क्योंकि अगर ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसी से आपका इक्वेशन बनता है। और यहाँ पे अगर हमने बी को भी ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब कंप्लीट इक्वेशन आपका डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द इंटरचेंज ऑफ टू इक्वेशन, मतलब इसका क्या होगा, अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बदले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले तो यहाँ पे हमारा क्या था, A11 A12 A21 सॉरी A13, दिस इक्वल्स टू A13। इसको ध्यान से समझो आप लोग, दिस इज A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसके साथ अगर हमने लगा लिया B1 B2 B3, करेक्ट। तो इसी से आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाए तो ये क्या होगा, A11 x1 A12, पहले रो को ही हम देखते हैं पहला इक्वेशन में, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस आपका A13 इक्वल्स टू x3। तो यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इंटरचेंज ऑफ टू रोज किया, पहला जो आपका स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट आपका, देखो यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ टू रो। तो अगर टू रोज को आपने इंटरचेंज किया इसका मतलब क्या है, टू इक्वेशन को आपने इंटरचेंज किया, क्योंकि ये आपका फाइनली एक इक्वेशन बन रहा है। सेकेंड आपका क्या पॉइंट था, एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, मतलब अगर आप क्या करते हो, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो को ऐड करते हो दूसरे रो में, तो इसका क्या मतलब होगा, एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, करेक्ट, यही होगा, क्योंकि सारे रो आपका एक इक्वेशन को सिग्निफाई कर रहा। नेक्स्ट देखो आपने क्या लिया, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट C। तो अगर आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट C किया, इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट C। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रो इक्विवेलेंट सिस्टम, आपका कॉरस्पॉन्ड करेगा इक्वेशन पे इफेक्ट। क्लियर है? तो यहां से आपका द इंटरचेंज ऑफ टू इक्वेशन डज नॉट अल्टर द सोल्यूशन सेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टू रोज को आप इंटरचेंज कर रहे हो एक तो उससे आपका इक्वेशन इंटरचेंज हो रहा, और इक्वेशन अगर आपका इंटरचेंज कर दे रहे हो उससे आपका कोई भी सोल्यूशन सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड बना लो या सेकंड को फर्स्ट बना लो, इससे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सेम नाइदर, अगर आप ऐड भी करते हो तो आपका दोनों साइड ऐड होगा, इसका मतलब नाइदर डज द एडिशन, उस एडिशन में भी आपको सोल्यूशन सेट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और साथ ही आपका मल्टीप्लाई भी अगर किसी कांस्टेंट से करते हो तब भी आपका सोल्यूशन सेट में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि इस ऑपरेशन से आपके सिस्टम के सोल्यूशन सेट में आपका कोई भी चेंजेस नहीं आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम आपका क्या होता है, रो इक्विवेलेंट सिस्टम। तो ये देखो, वी कॉल अ लीनियर सिस्टम S1 रो इक्विवेलेंट टू लीनियर सिस्टम S2। हमने दो सिस्टम लिया S1 और S2, तो हम बोल रहे हैं वी कॉल अ लीनियर सिस्टम S1 रो इक्विवेलेंट टू लीनियर सिस्टम S2 इफ S1 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम S2 बाय रो ऑपरेशन। अगर हमने S2 में कोई रो ऑपरेशन किया और हमें क्या मिल गया, S1 मिल गया, तो हम बोलेंगे S1 को हम क्या बोलेंगे, आपका रो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ S2 बोलेंगे। क्लियर है? तो इससे क्या होगा आपका, तो रो इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम हैव द सेम सेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब, रो ऑपरेशन से आपका कोई चेंजेस नहीं होता सॉल्यूशन में, मतलब S1 और S2 का जो होगा सेम सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा।
फिर से समझो इसको, मान लो हमारे पास टू सिस्टम है S1 एंड S2 और S1 हमें मिला है बाय डूइंग रो ऑपरेशन इन S2। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस की रो ऑपरेशन से आपके सिस्टम के सोल्यूशन सेट में कोई चेंजेस नहीं आते। तो S2 जो है, S2 से के में रो ऑपरेशन से S1 मिला है, तो S1 का जो सोल्यूशन सेट होगा वही S2 का सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये दोनों जो सिस्टम को हम बोलेंगे रो इक्विवेलेंट सिस्टम। S1 विल बी रो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ योर S2। अब यहाँ पे देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कॉलम ऑपरेशन क्यों नहीं किया। नो कॉलम ऑपरेशन बिकॉज जो हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो परमिटेड नहीं करता है, बिकॉज दे वुड गेटिंग अल्टर्ड सोल्यूशन, मतलब ये दूसरा सोल्यूशन देता है। अगर आपने कॉलम का ऑपरेशन किया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये है और यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर आपने इंस्टेड ऑफ रो आपने क्या किया, कॉलम का ऑपरेशन करना शुरू किया, तो ये आपका क्या देगा, आपका अल्टर सॉल्यूशन सेट देगा। इसलिए हम सिर्फ रो ऑपरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आपका ओवर डिटरमाइंडेड सिस्टम किसे बोलते हैं। ओवर डिटरमाइंडेड सिस्टम, अ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड ओवर डिटरमाइंडेड इफ इट हैज मोर इक्वेशन देन अननोन। अगर इसका नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो, ज्यादा हो अननोन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर डिटरमाइंड। क्योंकि अननोन जितना हो उतना नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो उस केस में सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ इक्वेशन आपका ज्यादा अवेलेबल है अननोन से, तो उसे हम बोलेंगे ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। अंडर डिटरमाइंड सिस्टम क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर आपका नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, लेस है आपका अननोन से, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम बोलेंगे। डिटरमाइंड सिस्टम किसको बोलेंगे, अ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड डिटरमाइंड इफ आपका नंबर ऑफ इक्वेशन आपका क्या हो, इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन से। m आपका इक्वेशन था और ये आपका क्या है, n अननोन है, तो उस इक्वेशन को हम क्या, उस सिस्टम को बोलेंगे हम डिटरमाइंड सिस्टम। क्लियर है? दिस इज ओनली फॉर डेफिनेशन है ये आपका। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस किसे बोलते हैं। अ सिस्टम, जो हमने स्टार्टिंग में सिस्टम लिया था क्या, ax इक्वल्स टू b, यही हमारा सिस्टम था। इसी को हमने 1 लिया था, ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में था, सॉरी ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ए जो है। तो ये अगर हमारा सिस्टम है तो इसमें कंसिस्टेंस किसे बोलते हैं। अ सिस्टम 1 इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। कंसिस्टेंस इसको बोलेंगे जब इसके पास क्या हो, एटलीस्ट कम से कम आपका वन सोल्यूशन हो। वन सोल्यूशन, वन मतलब क्या, वन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम जिसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। A system is called inconsistent if it has no solution at all। मतलब इसमें कोई भी no solution हो, very important, जिसमें कोई भी solution ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, inconsistent system। At least one solution हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, consistent। कोई भी solution ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, inconsistent system। तो next देखो आपका your row, देखो इसको जानने से पहले ये आपका फॉर्म होता है गॉस एलिमिनेशन से हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उससे उसी फॉर्म को हम बोलते हैं रो इक्विलियन फॉर्म। इसमें क्या होता है आपका, इसको समझो पहले। एट द एंड ऑफ गॉस एलिमिनेशन द फॉर्म ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड द सिस्टम इटसेल्फ आर कॉल्ड रो इक्विलियन फॉर्म। तो वो होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बैक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि मान लो आपके पास इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। और एक इक्वेशन आपके पास है x2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम किसको निकाल रहे हैं, x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, x2 इक्वल टू -1, और इसकी वैल्यू अगर इसमें हमने पुट कर दिया तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड आपका बैक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर्म करने वाले हैं रो इक्विलियन फॉर्म बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। वो कैसा होगा, बाय यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, और इससे हम फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं, विथ यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, विथ नो सोल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर सिस्टम विद द यूनिक सोल्यूशन। लीनियर सिस्टम है आपका और उसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। उसका एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। तो आपका जो मान लो कि आपको इक्वेशंस गिवन होंगे, उस इक्वेशन से आप इजीली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाउंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और यहाँ पे b की वैल्यू होगी। तो इसी तरह से हमने क्या किया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म किया आपके इक्वेशन से।
यहाँ पे अगर इसके पास 1 2 3 आपके क्या है कोफिशिएंट है आपके आर्गुमेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, मतलब ये इसके पास कितने अननोन्स हैं, देखो यहाँ पे x1 x2 x3 ये इसके पास अननोन्स है और कितने इक्वेशन है 1 2 3 4 इक्वेशन है। क्लियर है? ये इसको अगर आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, इसको समझो। दिस इज इक्वल टू आप लिखोगे 1 x1 माइनस 1 x2 आपका प्लस 1 x3 इज इक्वल टू 0। पहला रो को लिखोगे, सेम इस तरह से आप दूसरे रो को लिख सकते हो, तीसरे को लिख सकते हो, चौथे। तो यहाँ पे कितने अननोन है, 3 अननोन है, बट इक्वेशन कितने हैं आपका 1 2 3 4, मतलब ये क्या है ओवर डिटरमिनेंट सिस्टम है। क्लियर? तो इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझो कि सबसे हम बैक सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं, मतलब सबसे पहले हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे x3 का, देन x2 का, उसके बाद किसका x1 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये आपका इक्वेशन है तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ x3 को, इनमें से किसी में भी अगर x3 को देखना है लास्ट में, तो यहाँ पे बाकी जो कंपोनेंट है x1 x2 0 होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पहला जो आपका एलिमेंट है उसको हम पाइवट बोलते हैं, और ये जो पहला रो है उस रो को हम पाइवट रो बोलते हैं। तो और फर्स्ट जो आपका इक्वेशन आता है उसको हम पाइवट इक्वेशन बोलते हैं, पाइवट रो, एंड द इक्वेशन फॉर्म बाय फर्स्ट रो इज योर पाइवट इक्वेशन। तो यहाँ पे इस रो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किसको x1 को। x1 को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये एलिमेंट आपका पाइवट, इसको एज इट इज छोड़ दो, ये सारे पॉइंट आपके x1 के लिए, तो इसको हमें 0 करना है। तो अगर इसको हमें 0 करना है तो आप कैसे 0 कर सकते हो, यहाँ पे देखो हमें रो ऑपरेशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रो ऑपरेशन हम कर सकते हैं कि किसी भी एक रो में हम पार्टिकुलर टाइम्स रो को ऐड कर सकते हैं, मतलब रो 2 में अगर करें हम तो 2 टाइम्स आप क्या कर सकते हो, आप रो 2 प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स रो 1 ऐड कर सकते हैं। तो इसी मेथड को हम रो ऑपरेशन के मेथड को हम परफॉर्म करेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे इन सारे x1 की वैल्यू को 0 लाना है तो आप कैसे ले आओगे, ये आपका -1 है, तो अगर आपने ये रो 2 है, अगर रो 2 में आपने क्या किया, रो 2 प्लस रो 1 कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, रो 2 में रो 2 प्लस रो 1 किया, तो ये वैल्यू दोनों के ऐड किया तो ये क्या हो गया 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड 0। अब यहाँ पे देखो अगर ये क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको हम नहीं देख रहे, बट यहाँ पे 20 है, तो अगर 20 को हमें 0 करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने रो 4 में क्या किया, रो 4 माइनस 20 टाइम्स रो 1 किया, तो ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स रो 1, तो 20 माइनस आपका 20 टाइम्स रो 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20, और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू आपका 80, क्योंकि ये 0 है तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पे जो आया ये सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो ये सेकेंड जो आपका रो है कंप्लीटली आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका सेकेंड रो आपका कंप्लीटली 0 हो गया, तो यहाँ पे ये सिस्टम को फेल कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंटरचेंज ऑफ रो कर सकते हैं कि उससे इक्वेशन को इंटरचेंज करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन 3 अननोन्स है, तो हमें 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो नल आपका आ रहा वैल्यूज इसको हम नीचे कर दे तो तब भी हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, तो फाइनली जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे इंटरचेंज किया, ये 0 आ गया, दिस इज 0 0 0, और बाकी आपका सब एज इट इज है, तो ये आपका रो 1 हो जाएगा, ये आपका रो 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा रो 3, और ये आपका रो 4। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो आपको कुछ इस तरह से रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x1 को हमने एलिमिनेट कर दिया, दिस इज एलिमिनेटेड। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये आपका नेक्स्ट पाइवट हो जाएगा x2, अब x2 को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर? और यहाँ पे ये x3 है, तो यहाँ से x3 डायरेक्टली आप इक्वेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये क्या करना है, इस 30 को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, रो 3 में अगर ये रो 3 है आपका, रो 3 में अगर मैंने 3 टाइम्स रो 2 कर दिया, 3 टाइम्स रो 2 कर दिया, तो ये तो 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 0, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 3 टाइम्स रो 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका -25। क्लियर है? और सॉरी इसकी वैल्यू किया तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी -95, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को किया तो ये कितना हो जाएगा माइनस आपका 190। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फाइनली आपका इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन कैसा आएगा, यहाँ पे देखो x1 का ये पॉइंट से 0, x2 से ये पॉइंट से 0, और x3 से आपका ये पॉइंट से 0, तो यहाँ पे ये तो कंप्लीटली आपका 0 हो गया, ये आपका कंप्लीटली 0 है, इसको हम नहीं देख रहे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन जो आपको मिला है 0 0 95 -190, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका क्या है x1 x2 x3, यानी इसको इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ 95 x3 इक्वल टू माइनस ऑफ 190। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पर ये तो 0 इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन में आप लिख सकते हो 10 ऑफ x2 प्लस आपका 25 ऑफ x3 इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को अगर देखें तो x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिवर्स मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन अगर करें तो सबसे पहले हमें x3 की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से जब आप x3 की फाइंड आउट कर लोगे वैल्यू, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x2 की वैल्यू, और यहाँ से आप x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1। तो दिस इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। और ये जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है, दिस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर एसोलॉन मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोलॉन मैट्रिक्स बोलते हैं, एसोलॉन फॉर्म बोलते हैं। दिस इज योर एसोलॉन फॉर्म, जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या है, डायगोनल के नीचे 0 हो चुके हैं। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड योर गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, x1 की वैल्यूज, x2 की वैल्यूज और x3 की वैल्यूज आपको 0 करना है, x4 हुआ तो उसको 0 करना है, और इस तरह से फाइनली आपको क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जो लास्ट होगा, जैसे ये 3 क्रॉस 3 था तो सबसे पहले हम x3 की वैल्यू को फाइंड आउट किए। क्लियर है? और जो अगर आपका पूरा ही नल वेक्टर आ जाता है तो उसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है तो उसको नीचे शिफ्ट कर देना है। तो सेकंड केस हम देखते हैं। मान लो केस आपका 2 है, जहाँ पे हम गॉस एलिमिनेशन लगा रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसका कैसा आपका वैल्यू, सेम मेथड करना है आपको जो आपने यूनिक सोल्यूशन के लिए किया था। आपको एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है विद दिस इज v और दिस इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की वैल्यूज है। तो आपको क्या करना है, ये पाइवट हो गया तो इसको एज इट इज रखना है, इसको सबसे पहले आपको एज इट इज रहना है, और एलिमिनेशन करना है किसको, x1 को, मतलब ये 0.6 और 1.2 को हटाना है। तो अगर 0.6 को हटाना है तो यहाँ पे आप क्या कर, रो ऑपरेशन कर सकते हो। कैसे, रो 2 में अगर आपने कर दिया, रो 2 में अगर हमने कर दिया रो 2 माइनस 0.2 टाइम्स रो 1, और रो 3 में अगर हमने कर दिया रो 3 माइनस 0.4 टाइम्स रो 1, तो यहाँ पे देखो अगर ये वैल्यू आपने पुट किया रो 2 में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 2 माइनस 0.2 ऑफ रो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। सेम अगर रो 3 में हम करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। तो यहाँ से आपको ये 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, अब इसको देखना है, मतलब आपको क्या करना है, इसको 0 करना है। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, ऑपरेशन करोगे, मतलब एलिमिनेशन ऑफ क्या करोगे, फिर नेक्स्ट यू विल डू एलिमिनेशन ऑफ x2। तो एलिमिनेशन ऑफ x2 अगर आप करते हो तो इसके लिए क्या करोगे, रो 3 में अगर आपने रो 3 प्लस रो 2 कर दिया तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब ये सारे डिटेल खुद से होमवर्क है आप लोगों का, कि सारे कैलकुलेशन आप ट्राई करोगे घर में, सारे कैलकुलेशन करोगे ये ऑपरेशन से। तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, रो आपका 0 हो गया। तो अब जो आपको इक्वेशन मिले हैं, क्योंकि आपने देखो आपने x1 को भी एलिमिनेट कर दिया, x2 को भी एलिमिनेट कर दिया, अब यहाँ पे x3 को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये आपका 0 आ चुका है, मतलब आपका गॉस एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये तो कंप्लीटली 0 0 है, ये सेटिस्फाई है। अब ये इन दोनों को अगर देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, क्लियर, ये वाला। और यहाँ पे हम देखें तो 1 पॉइंट, ये तो 0 हो गया, ये 1.1 इंटू x2 प्लस 1.1 इंटू x3 माइनस 4.4 इंटू x4 इक्वल टू 1.1, ये वैल्यू आई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज x2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1.1 आपका प्लस 4.4 x4 माइनस आपका 1.1 x3 डिवाइडेड बाय आप करोगे क्या 1.1, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब ये वैल्यू को मान लो इक्वेशन ये आपका 4 है, तो इक्वेशन 4 को अगर आपने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, क्लियर, इक्वेशन 4 को आपने पुट किया इक्वेशन 1 में, तो आपको मिल जाएगी x1 इज इक्वल टू आपका दिस x1 की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 माइनस x4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो उसको ध्यान से समझो। हमारे पास ये इक्वेशन आया था गॉस एलिमिनेशन, फाइनली मैट्रिक्स आया था, इसको हमने फाइनली इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें 2 इक्वेशंस मिले, तो इसमें एक इक्वेशन की वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन में पुट की और फाइनली हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 और x4 मेनी वैल्यूज, मतलब इसको और अगर हम लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x4 इक्वल टू आपका 2, ये फॉर्म होगा। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 कब कब हो सकती है, बहुत सारे केसेस है जहाँ पे x1 और x4 की 2 हो सकती है। मान लो x1 आपका क्या हो 0 हो और x2 आपका क्या हो 2, या फिर ये आपका क्या हो 2 हो, ये 0 हो, फिर ये दोनों क्या हो 1 1 हो, तो 0 हो सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए आपकी 2 हो जाए, मतलब यहाँ पे ये क्या है x1 एंड x4 एक रिमेन क्या है आर्बिट्री है, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब ये दोनों आर्बिट्री है, बट इन दोनों के एक पार्टिकुलर वैल्यू से आपको क्या मिल जाएगी, इस इक्वेशन की रिमेनिंग वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस तरह से ये केस आपका क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के केस होंगे। क्लियर है? तो लास्ट केस भी देख लेते हैं, केस 3, गॉस एलिमिनेशन ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में हमेशा क्या होगा,
कॉन्ट्राडिक्शन होगा। आप इसको हम चेक भी कर लेते हैं। मान लो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 था, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, x1 को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन ऑफ x1 के लिए हमने क्या किया, रो 2 में हमने क्या किया, ये रो 2 में आपने क्या किया, रो 2 माइनस 2/3 कर दिया, तो ये आपकी 0 हो जाएगी। और रो 3 में आपको क्या करना है, रो 3 में क्या करना है, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दोगे, 6 हो जाएगा। उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब हमने x1 को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन ऑफ x2 करना होगा। तो एलिमिनेशन ऑफ x2 के लिए आपका क्या होगा, R3 में आप क्या करो, R3 माइनस 6 टाइम R2 कर दो। तो R3 में अगर R3 माइनस 6 टाइम R2 करोगे तो आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद ये 12। तो अब देखो यहाँ पे ये फाइनली आपको ऑपरेशन, रो ऑपरेशन के बाद ये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट रो को देखें तो देखो लास्ट रो में क्या मिला है, दिस इज 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 12। तो ये तो कंप्लीटली 0 है। तो क्या 0 इक्वल्स टू 12 होता है, कभी नहीं होता है। मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना है, x1 को रिमूव करना है, x2 को करना है, x3 करना है, जितने भी आपकी इक्वेशन होंगे उसको एलिमिनेट करना है और फाइनली उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, और वहां से आपको बैक एलिमिनेशन से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये था आज की क्लास के लिए। जितने भी आप लोगों को मैं प्रॉब्लम सॉल्व की हूँ, आप लोगों को खुद से उसको सॉल्व करना है। हर क्लास में आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ये करो, जिससे आपका प्रैक्टिस हो और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज हमने देखा वेक्टर इंडिपेंडेंसी और वेक्टर डिपेंडेंसी का कंसेप्ट, उससे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन फाइनली हम देखेंगे, सोल्यूशन हम लीनियर सिस्टम बाय यूजिंग द रैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, चेक करेंगे। अगर होगा तब उसके बाद हम सोल्यूशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स क्या होता है ये देखेंगे हम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड गेट के क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।